आज हम इवनिंग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो शांति पाठ से हम शुरू करेंगे। आपके पास शीट होगी, मगर उसके पहले थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें, पीठ सीधी कर लें। जैसे मैं कहता हूं, वी डोंट वांट टू सिट लाइक अ क्वेश्चन मार्क, वी वांट टू सिट लाइक एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो पीठ सीधी करके बैठिए, माथे को रिलैक्स करें, आंखें बंद करें, कंधों को और छाती को चौड़ा करें, और पेट की जो पकड़ है उसको छोड़ दें। प्लीज लेट गो ऑफ योर होल्ड ऑन योर एब्डोमेन। और अपनी श्वास प्रश्वास पे ध्यान दें। शांति से आंख बंद करके श्वास प्रश्वास पे ध्यान दें। अब हम शांति पाठ साथ में करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज सुबेरे जो ग्रुप था उनको मैंने एक छोटा सा असाइनमेंट दिया था, और ये असाइनमेंट आपके लिए भी। हम जो ये शांति पाठ करते हैं, तो कल आप बताना मुझे कि आपके हिसाब से शांति का अर्थ क्या है। हाँ, शांति का अर्थ क्या है, और गूगल करना है कर लेना। हाँ, फिर थोड़ी देर उस पर बात करेंगे हम लोग तक, ठीक है। तो अब ये सेशन हमारी प्रैक्टिस करने के पहले हम 11 त्रयंबक मंत्र से करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र से करते हैं। उसके बाद हम अपने अभ्यास में चलेंगे। जिन लोगों को ये मंत्र आता है, कृपया आंख बंद करके करें। और जिनको नहीं आता, आप अपनी शीट्स जो हैं आपके पास मंत्रों की, उसको देख कर साथ में करेंगे।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 कृपया 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं। श्वास पे ध्यान दें। कृपया अपनी आंखें खोलें। और जो लोग ऑनलाइन हैं उनको भी नमस्कार। आई थिंक आई फॉरगॉट यू गाइस, सो नमस्ते। जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में अपने लोगों से शेयर किया था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 20 साल काम करने के बाद 2011 से मैंने योग सिखाना शुरू किया। अब मूलतः प्राणायाम। और जब विभिन्न देशों में सिखाया जब प्राणायाम, तो एक प्रश्न मेरे मन में उठा कि जो आसन है जरूरी है, बट आसन इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना। रियल योगा ज्यादा डीप है। प्रश्न ये आया कि प्राणायाम क्यों नहीं सिखाया जाता। जो लोग प्राणायाम कर रहे थे केवल धाम की पद्धति से, वो खुश थे और बहुत समय से कर रहे थे, मगर जितना व्यापक आसन है उतना व्यापक प्राणायाम क्यों नहीं। और फिर जब लोगों से चर्चा की, बात की, तो प्रश्न उत्तर ये मिला कि एक तो
टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ही नहीं, योगा टीचर्स को प्राणायाम सिखाने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं था। ये मालूम नहीं था कि शुरुआत कैसे करें और अंत कैसे करें। कोई प्रैक्टिस कहाँ से उठाए सिखा दे, कोई प्रैक्टिस कहाँ से उठाए सिखा दी। एक पूरा प्रोग्राम नहीं था प्राणायाम और प्राणायाम रिलेटेड प्रैक्टिसेस का। इसीलिए 2016 में हमने कैवल्य धाम में प्राणायाम का 3 साल का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आरंभ किया। मगर आप लोगों की सुविधा के लिए प्राणायाम और जो प्राणायाम रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं उसको मैंने उस ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। तो पूरा, हाँ, तो ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे नहीं, पूरा जो प्राणायाम का करिकुलम है, षट क्रियाओं से लेके प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस से लेके जो 8 प्राणायाम अपने ग्रंथों में बताए गए हैं और उनमें प्रगति कैसी करनी है, उसमें प्रोग्रेशन क्या है, हाँ, वो सब तो हम लोग उसके बारे में बात कर चुके हैं। मगर जब आप प्राणायाम और प्राणायाम रिलेटेड प्रैक्टिसेस का प्रोग्राम के बारे में कभी सोचें, वो सब जो ब्लैक बोर्ड में लिखा है उसमें आके सिमट जाता है, उसके परे कोई नहीं। और इसी चीज पे स्वामी कुवलानंद जी ने पूरा ध्यान दिया है, साइंटिफिक दृष्टिकोण से और ट्रेडिशनल दृष्टिकोण से। तो उसी चार्ट को देखते हुए हम लोगों ने परसों से अपना अभ्यास शुरू किया। और जहां तक प्रेपरेटरी प्रैक्टिसेस की बात है, हमने उद्यान बंद किया और जो भी हम कर चुके हैं वहां मैं उस पर चेक मार्क लगा चुका हूं। इवनिंग सेशन के लिए हमने सूर्य भेदन और शीतली नहीं की है, वो आज करेंगे हम। मॉर्निंग सेशन के लिए वो हो चुकी है, इसीलिए उस पर चेक मार्क है। तो हमने उद्यान बंद किया, अग्निसार किया। कल हमने उद्यान बंद किया था, परसों के रोज हमने सिंहासन और जिह्वा बंद की थी। तो एक प्रेपरेटरी प्रैक्टिस बच रही है जो है ब्रह्म मुद्रा। तो आज के सेशन की शुरुआत हम ब्रह्म मुद्रा से करेंगे। ब्रह्म मुद्रा इज नथिंग, एसेंशियली एक नेक और हेड की मूवमेंट की प्रैक्टिस है, जहां हम अपना सर लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, हाँ, बाएं दाएं ऊपर और नीचे ले जाते हैं। शायद इसीलिए 4 मूवमेंट्स हैं और शायद इसीलिए इस प्रैक्टिस का नाम ब्रह्म मुद्रा रखा गया है कि ब्रह्मा जी के 4 सर थे। तो मूवमेंट्स तो सिंपल लगते हैं, मगर इसमें कुछ छोटी बारीकियां हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो मूवमेंट जो है, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड हो। और जब हम साइडवेज मूव करते हैं, लेफ्ट और राइट, हमारी आंखें खुली होनी चाहिए और हमारी दृष्टि के साथ हमारा सर का मूवमेंट या संचालन होना चाहिए। तो अगर आप ये सोच लो, अभी मैं सामने देख रहा हूं और मेरी दृष्टि सामने है, तो जब मैं अपना सर बाईं तरफ मुड़ाऊंगा तो मेरी दृष्टि मेरे सर के साथ ही लाइन ऑफ साइट पे होगी। यही चीज आपकी लेफ्ट साइड में होगी, यही ऊपर होगी और यही नीचे होगी। मगर जब हम ऊपर अपना सर उठाएंगे तो हमारी दृष्टि अंत में नासाग्र होगी या टिप ऑफ द नोज होगी। और जब हम सर नीचे लाएंगे तो हमारी दृष्टि भ्रूमध्य होगी या इन बिटवीन द आईब्राउज होगी। जब हम सर नीचे लाएंगे तो हमारी जो थोड़ी है, चिन है, इट इज ओके फॉर द चिन टू टच द चेस्ट। एवरीवन क्लियर? दो चीजें हैं ध्यान में रखनी चाहिए। पहली मैं बता चुका हूं कि मूवमेंट शुड बी इन अ फ्लो।
अनइंटरप्टेड, लयबद्ध होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो कंधे हैं और हमारी जो पीठ है, इट शुड बी लाइक कंक्रीट, कंक्रीट की तरह स्थिर होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम लेफ्ट मुड़ेंगे और फिर कंधा भी इस तरफ मुड़ जाएगा, या राइट मुड़ेंगे कंधा भी इस तरफ मुड़ जाएगा। वो हमें बचाना है। और जब हम अपना सर आगे करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, पीठ भी मुड़ जाती है, वो हमें बचाना है। जब हम सर आगे करेंगे पीठ सीधी होगी, केवल ऐसे करना है। जब सर पीछे जाएगा तो केवल सर पीछे जाएगा, पीठ सीधी होगी। तो इन कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना है। ये प्राणायाम एक प्रेपरेटरी प्रैक्टिस इसलिए है, एक तो धीमे मूवमेंट के कारण मन थोड़ा शांत हो जाता है, हम अपने आप को टुगेदर कर लेते हैं, कंपोस्ट कर लेते हैं, जो प्राणायाम के लिए आवश्यक है। प्राणायाम यदि आप कर रहे हो और मन यहाँ वहां भटक रहा हो तो उतना ही ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि प्राणायाम और ध्यान के अभ्यास के लिए हमारा बैठना देर तक ज्यादा जरूरी होता है। और इसलिए यहाँ की जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मांसपेशियां हैं, ग्रंथि हैं, उनको थोड़ा लूज होना चाहिए, टोन्ड अप होना चाहिए, जिससे कि थकान ना हो, है ना। एक बात हमको और ध्यान रखनी है कि जो लोग हम आसन करते हैं, ये बात मैंने शायद पहले भी कह चुका हूं कि ठीक है, हेल्थ दृष्टिकोण से आसन अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को ठीक करते हैं और रोग से हमको बचाते हैं। पर आसन का केवल यही उद्देश्य नहीं। अगर आप एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बड़े पिक्चर में देखो, तो आसन की उपयोगिता क्या है? आसन की उपयोगिता है, वो आपको बैठने में सक्षम बनाता है। इसीलिए प्राणायाम, धारणा, ध्यान अष्टांग योग में आसन के बाद आते हैं। तो जब हम आसन करते हैं तो क्या करते हैं? पीठ को आगे मोड़ना, रीढ़ की हड्डी को आगे मोड़ना, पीछे मोड़ना, ट्विस्ट करना, खींचना, कंप्रेस करना, लेटरली आप उसको मोड़ना। ये क्या करता है? आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। और जब स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है तो हमारी बैठने की क्षमता बढ़ती है। तो आसन का मेन उद्देश्य ये है, आपको बैठने में सक्षम बनाना। इस दौरान जो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं वो रेवड़ी के जैसे बेनिफिट्स आर इंसिडेंटल, मिल जाते हैं आसन के, पर उद्देश्य वो है। तो जैसे हम, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे हम धीरे धीरे प्राणायाम में प्रगति करेंगे, वैसे वैसे ही हमको अपने बैठने का अभ्यास भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई पहले ही दिन आधे घंटे एक साथ बैठ जाए, मगर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जितना आप बैठेंगे उतना आपको ज्यादा अच्छा फील है। हाँ? तो हम ब्रह्म मुद्रा करेंगे 3 राउंड। एक बात ध्यान रखें, एक राउंड अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट का होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हम अभी बैठे हैं तो हम राइट अगर सिर मुड़ाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, एक तरफ अगर आप 7 से 8 का काउंट करेंगे तो ये 4 राउंड में आपके 1 मिनट हो जाएगा, है ना। तो 3 राउंड के लगभग 3 सवा 3 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग शवासन में चले जाएं। उसके बाद हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है? तो 3 राउंड ध्यान रखिए। बैक अपराइट, आंखें खुली हुई, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऊपर जाएंगे तो नासाग्र, नीचे जाएंगे तो भ्रूमध्य, और लेफ्ट एंड राइट में आंखों लाइन ऑफ साइट में आपकी दृष्टि रहेगी। जब आप लेफ्ट में पहुंचे तो 2 सेकंड के लिए रुकाइए, राइट में पहुंचे 2 सेकंड के लिए रुकाइए, ऊपर जाएं 2 सेकंड के लिए रुकाइए, नीचे जाएं 2 सेकंड। ठीक है? तो लेट अस बिगिन। प्लीज आप शुरू करें और 3 राउंड के बाद
स्वयं से ही शवासन में चले जाए। प्लीज बिगिन। और किसी को कोई डाउट हो तो आप विकी को देख सकते हैं, विकी यहाँ बैठी हुई है। ध्यान रहे कि आंखें और सर लेफ्ट एंड राइट जाते समय एक ही साथ हिलने चाहिए। ध्यान रहे कि कंधे और पीठ स्थिर रहें। मूवमेंट कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड रहे। और 3 राउंड होते ही आप शवासन में जा सकते हैं। तीन राउंड समाप्त होते ही शवासन। शवासन में पैर अलग, पैर की उंगलियां बाहर की ओर, एड़ी अंदर की ओर, toes away from the body, toes facing out, heels facing in। आपके जो हाथ हैं वो शरीर से थोड़े दूर, हथेली ऊपर की तरफ। आपकी जो अपने पेट पर पकड़ है उसको ढीली कर दें, उसको छोड़ दें। पेट को अंदर पकड़ के इस समय नहीं रखें, लेट इट मूव
फ्रीली। अपने शरीर को थोड़ा लूज, ढीला छोड़ें और अपना जो ध्यान है वो श्वास प्रश्वास की ओर केंद्रित करें। Now please stretch nicely, sit up gently. आंखें खोलें, अपने बॉडी को स्ट्रेच करें, लेफ्ट या राइट मुड़कर उठें, धीमे से उठें, झटके से ना उठें। अब हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस से शुरू करते हैं, कपालभाति से शुरू करते हैं। परसों और कल हमने कपालभाति को दो भागों में बांटा था। एक थी फ्री स्टाइल, जहां हमने मेट्रोनोम का सहारा लिया था और आपने अपने जो स्ट्रोक्स हैं, पंप्स हैं, उसको मेट्रोनोम के साथ लयबद्ध या सिंक्रोनाइज किया था। और मेट्रोनोम की सेटिंग मैंने एक स्ट्रोक पर सेकंड के हिसाब से कर दी थी। आज भी जो पहला फेज है कपालभाति का, वो हम फ्री स्टाइल करेंगे, मगर उसमें एक अंतर ये होगा कि मैं धीरे धीरे मेट्रोनोम की स्पीड जो है वो बढ़ाता जाऊंगा और आप अपने स्ट्रोक्स को उस स्पीड से लयबद्ध करें। मेट्रोनोम कुछ समय के लिए चालू रहेगा, तो यदि किसी समय आपको लगे कि स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और बियॉन्ड कैपेसिटी है, क्षमता के बाहर है, आप रुक जाएं, थोड़ा रेस्ट करें और फिर से कपालभाति करें और मेट्रोनोम से लयबद्ध हो जाएं। यदि आपको ऐसा लगे कि मेट्रोनोम की स्पीड ज्यादा है और आप उससे कीप अप नहीं कर पा रहे हैं,
स्पेशली जो नए लोग हैं, इट इज ओके, चिंता की बात नहीं है। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ठीक होता जाएगा। तो यदि आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है, आप थोड़ा रुक जाएं, और जिस स्पीड पे आप कंफर्टेबल हैं उसी स्पीड से फिर आप कपालभाति करें। ठीक है, तो कृपया अपनी आंख बंद कर लें। हाथ अपने घुटनों पर, हो सके तो ज्ञान मुद्रा में। कपालभाति में इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कंधों और छाती का मूवमेंट इतना ना हो, मिनिमल हो या बिल्कुल ना हो, केवल पेट का मूवमेंट हो। जहां एक्सलेशन एक्टिव है, इनहेलेशन पैसिव है। प्रश्वास के लिए आप प्रयत्न करते हैं, श्वास अपने आप हो जाती। छाती खुली हुई, आपके शोल्डर्स खुले हुए। मुंह पे थोड़ी सी मुस्कान, नो सीरियस फेसेस। पीठ सीधी। ये बात भी ध्यान रहे कि एफर्ट जो है आपकी नाभि के नीचे से आनी चाहिए, नाक से नहीं आनी चाहिए।
प्लीज पॉज। आंख बंद रखिए, केवल अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। कृपया अपनी आंखें 2 मिनट के लिए खोल लीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि कपालभाति इज अ प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस, और फिर से आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है कपालभाति के विषय में। एक तो कपालभाति एज अ प्रैक्टिस बहुत ही लाभदायक प्रैक्टिस है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आपके एनर्जी लेवल्स के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, आपके कंसंट्रेशन के लिए, आपके ऑक्सीजन फ्लो के लिए, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल के लिए ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। और प्राणायाम, जो भस्त्रिका प्राणायाम का आधार भी कपालभाति है, तो इसको परफेक्ट करना बहुत जरूरी है। जिसका पहला चरण है कि आपको स्ट्रोक को परफेक्ट करना है। एंड स्ट्रोक परफेक्ट तब होता है जब उसकी ओरिजिन वो नाभि के नीचे से आए, नाक से ना आए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि स्ट्रोक के बाद आपका पेट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए और अधूरे स्ट्रोक ना हो, जैसे कि ऐसे नहीं हो, पूरे स्ट्रोक। तो इस समय आपको स्पीड की चिंता नहीं करनी है, धीरे होगा चलेगा। एक बार स्ट्रोक आपका परफेक्ट हो गया, उसके बाद अपने इंस्ट्रक्टर, टीचर या गुरु के निर्देशानुसार आप अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएं और स्ट्रोक्स भी धीरे धीरे बढ़ाएं। अब हमने जैसे शुरू किया मेट्रोनोम में 1 स्ट्रोक पर सेकेंड से शुरू किया, और हमने जो अंत किया 2 स्ट्रोक्स पर सेकेंड से किया। तो कपाल भाती का गोल ये है कि आप 2 स्ट्रोक्स पर सेकेंड करें। और एक राउंड में कितने स्ट्रोक होने चाहिए एज ए गोल? तो एक राउंड में 120 स्ट्रोक होने चाहिए एज अ फाइनल गोल। सो 3 राउंड्स ऑफ 120 स्ट्रोक्स ईच, ये फाइनल ऑब्जेक्टिव है। इसमें जल्दी नहीं करनी है। 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, इट इज ओके। बट स्ट्रोक की क्वालिटी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, बिकॉज दैट इज वेयर द बेनिफिट ऑफ कपालभाति लाइज फ्रॉम आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से। किसी ने ऑनलाइन प्रश्न पूछा था कि कैन यू प्लीज गाइड अस व्हाट इज मेट्रोनोम, बिकॉज ऑनलाइन वी कैनॉट हियर इट। सो मेट्रोनोम इज एन ऐप that you can get on your smartphones। स्मार्टफोन पे वो ऐप मिल जाती है। इट इज लाइक अ क्लॉक, बस इसमें बीट्स आते हैं, और वो बीट्स की जो पेस है आप बढ़ा सकते हो। कभी 60 बीट, 40 बीट्स पर मिनट, 50 बीट पर मिनट, 60 बीट पर मिनट, 120 पर मिनट, इस हिसाब से बढ़ती जाती है। तो कपाल भाती का जो रेंज है 60 to 120 हमने आइडेंटिफाई किया है। तो उस रेंज में आप जहां भी कंफर्टेबल हो, परिपक्व हो, वहां अपनी कपालभाति को एस्टेब्लिश करें, फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाए। ठीक है। अब हम कपालभाति का सेकंड फेज करते हैं, दैट इज 3 राउंड्स ऑफ 25 स्ट्रोक्स ईच। अभी तो हमने एक लंबा मेट्रोनोम के साथ किया, बट अब हम 3 राउंड करेंगे और हर राउंड में 25 स्ट्रोक हो। हर राउंड के बीच, राउंड 1 के बाद आप 4 से 5 स्वाभाविक या नॉर्मल सांसों के लिए रेस्ट करेंगे,
फिर आप दूसरा राउंड चालू करेंगे। दूसरा राउंड खत्म होते ही फिर आप 4 से 5 श्वास के लिए रेस्ट करेंगे, फिर तीसरा राउंड चालू करेंगे। जब तीसरा राउंड आपका खत्म हो जाए तब आप शवासन। ठीक है। और जो स्पीड है उस स्पीड पे रहें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कपाल भाती मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है और अक्रॉस टाइम जोन्स। अगर यदि आप सोचो, मैं टोरंटो से टोक्यो जा रहा हूँ, 14 से 16 घंटे की फ्लाइट है और 13 घंटे का टाइम डिफरेंस है। और पहुंचने के 2 दिन पश्चात मुझे सिखाना होता है। और ये कहते हैं कि जेट लैग के लिए आप 1 घंटा रोज के हिसाब से रिकवर करते हो। अगर टाइम डिफरेंस 3 घंटा होगा तो आपको 3 दिन लगेंगे रिकवर करने के लिए। मगर मुझे तो 2 दिन में पढ़ाना है। उस समय मेरे लिए कपालभाति काम करती। थोड़ी नॉर्मल डोज से ज्यादा, 120 की जगह 500-600 स्ट्रोक एक बार में हो जाते हैं। बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश हो जाते हैं। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है। तो 3 राउंड्स, 25 स्ट्रोक्स ईच। आफ्टर 3 राउंड्स शवासना। इन बिटवीन ईच स्ट्रोक 4 to 5 नॉर्मल ब्रेथ। किसी को कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो या प्रैक्टिस करते हुए डाउट हो, अपना हाथ उठा दें। हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं, आपको आके जरूर मदद करेंगे। सो प्लीज क्लोज योर आईज एंड बिगिन। प्रैक्टिस एकदम से ज्यादा नहीं करो, धीरे 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 करो और धीरे धीरे बढ़ाओ। इस समय आप खाली ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 3 times 20 करोगे चले। क्या हाँ अभी तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। नहीं क्या बोल रही हूँ, ये मैं कंटिन्यू करने के लिए दूसरा क्या कर सकते हैं? आप इसके बाद शीतली प्राणायाम। अब धीरे धीरे क्या होगा, अगर कपालभाति यदि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं, यदि आप रोज नहीं करते तो इसमें धीरे धीरे बढ़। जैसे कुछ हफ्तों तक केवल 20 स्ट्रोक करो, फिर 3 हफ्तों के बाद 30 स्ट्रोक करो। कि मैं 500-600 की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो उस समय किसी कारणवश आपको कोई जरूरत है तो मैं इसका लाभ कैसे उठा सकती हूँ? नहीं, आपको 500 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ट्रेवल नहीं होता है। मैं तो ट्रेवल बस करता हूँ। मैक्सिमम डे में 3 times 120, that's it. 3 times, that is max. For every day 3 times 120 तक आप ले, that is more than enough. अब जैसे डिपेंड करता है कितने स्ट्रोक्स करती है। मैं आपको प्लान बता, 3 राउंड के 20 स्ट्रोक से चालू कर पीछे तक। उसके बाद जैसे मैंने कहा 2 हफ्ते के बाद 3 राउंड 30 स्ट्रोक के करें, फिर 2 हफ्ते के बाद 3 राउंड 40 स्ट्रोक के करें। ऐसे 10-10 स्ट्रोक बढ़ाते जाए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक तो सक्षम होगी और जब आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका कट ऑफ क्या है। अब मानो आपको 50 स्ट्रोक के बाद हिट लगी तो 50 से ज्यादा 2 हफ्ते के लिए नहीं करो, फिर आप एक स्टेप पीछे आ जाओ, 40 से करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। ये ठीक हो जाएगा। और क्या है, हीट का कारण क्या ये भी देखो। कभी कभी क्या होता है, हमारे डाइट हो जाती है, उनमें पित्त ज्यादा होता है, इसकी वजह से हो जाता है ना। तो वो भी ध्यान रखो कि आप खा क्या रहे हैं, आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता, ये सब चीजें देखनी होती है, ये सब फैक्टर इन करती है। मगर मेरे ख्याल से अगर आप ऐसे 10-10 स्ट्रोक करके बढ़ाओगे तो बॉडी में
आपकी सहनशीलता आएगी तो बॉडी धीरे धीरे फ्रैक्चर धीरे धीरे Please open your eyes. Stretch nicely, sit up gently. आंखें खोलें, शरीर को थोड़ा खींचें, स्ट्रेच करें, लेफ्ट राइट मुड़ते हुए आराम से बैठें। सब कपालभाति से कंफर्टेबल थे? तो जैसे मैंने कहा कि ये प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस है, हमको धीरे धीरे अपने क्षमता के अनुसार बढ़ानी चाहिए। एकदम से हमको ज्यादा राउंड करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, आपकी बॉडी जो है तैयार होती जाएगी और फिर कपालभाति का लाभ होता जाएगा। हाँ, तो अपने जैसे हठप प्रदीपिका में कहा गया है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंच षटभिर योग विनश्यति। तो एक्सेसिव एफर्ट या ये मनोवृत्ति होना कि इतना लिमिट है तो आज ही लिमिट कर लें, धीरे धीरे नहीं बढ़ें, उससे हानि ज्यादा होती है, लाभ कम होता है। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो है प्रगति का, वो ज्यादा अच्छा होता योग में। तो कहते हैं, अपने शास्त्रों में कहा है, शनहि पंथा शनहि कंथा शनहि पर्वत लंघनम शनहि भोजनम शनहि योजनम आसनेन शनै शनै। तो आसन या योग शनहि शनहि, धीरे धीरे पेशेंस के साथ, कॉशन के साथ करना चाहिए। तो ये बात हमको अपने मन में उतार लेनी चाहिए। अब हम अगले प्राणायाम की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं और उस प्राणायाम का नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। टेक्निक जो है इसकी बहुत ही सिंपल है। हम इसमें नाक के राइट साइड से, दाईं ओर से श्वास अंदर लेते हैं और बाईं ओर से छोड़ते हैं, वो एक राउंड है। फिर दाईं ओर से लेते हैं, बाईं ओर से छोड़ते हैं, फिर दाईं ओर से लेते हैं। तो ये अनुलोम विलोम नहीं है। हम दाईं ओर से सांस ले रहे हैं, बाएं से छोड़ रहे हैं, फिर दाएं से ले रहे हैं, फिर बाएं से छोड़ रहे हैं। तो ये इसकी टेक्निक है। इसको सूर्य भेदन क्यों कहा जाता है, उसके तीन कारण। एक तो कारण ये है कि सूर्य भेदन, सन कहते हैं, सोलर प्लेक्सस जो है अपना मणिपूरक चक्र में है। तो कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से, हठ योगिक दृष्टिकोण से, ये प्राणायाम अपने मणिपूरक चक्र को भेदने में मदद करता है, इसलिए नाम है सूर्य भेदन। इसका दूसरा अर्थ यह है कि सूर्य की क्वालिटी क्या है, वो हीट बढ़ाता है।
तो ये प्राणायाम करने से बॉडी हीट बढ़ती है। जब हीट क्या करती है, प्यूरिफाई करती है, तो ये प्यूरिफिकेशन के भी काम आता है। और तीसरा अर्थ इसका ये है कि हमारे शास्त्रों में जो दायां नॉस्ट्रल है, नासिका है, दाई नासिका है, उसको सूर्य नाड़ी कहा गया है। और चूंकि हम सूर्य नाड़ी से श्वास अंदर लेते हैं, तो शायद इसीलिए इसका नाम सूर्य भेदन रखा गया है। तो ये तीन कारण से इसको सूर्य भेदन बोलते हैं। इसके फायदे बहुत हैं। अ, अपने हठ प्रदीपिका में कहा गया है, कपाल शोधनम, वात दोषघ्नम, क्रुम दोष हृतः, पुनः पुनरिदम कार्यम, सूर्य भेदनम उत्तमम। अर्थात कपाल शोधनम, तो अगर आप इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में देख लोगे तो कहेंगे आपके जो फ्रंटल साइनसेस होते हैं उसको ये साफ करता है, और इट प्रिवेंट्स द कंजेशन ऑफ द फ्रंटल साइनसेस। कपाल शोधनम, वात दोषग्नम, जो भी वात दोष के विकार होते हैं, हाँ, उसके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। तो जैसे आयुर्वेद में कहा गया है, और मैं कुछ ही उदाहरण दूंगा। फिजिकल लेवल पे वात से शरीर में एक पेन, दर्द की, पीड़ा की अनुभूति होती है, उसका कारण वात दोष। हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन जो होती है उसका कारण भी वात दोष है। मानसिक दृष्टि से वात विकार, जब वात अच्छी तरह से काम नहीं करता तो हमें उत्कंठा होती है। उत्कंठा का अर्थ होता है एंजाइटी, फियर होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, वो एक वात विकार है। तो सूर्य भेदन वात दोषग्नम, वात दोषों को आपके उसका निवारण करता है। और क्रुम दोष हृतः, क्रुम का मतलब होता है जो पैरासाइट्स होते हैं ना, पैरासाइट्स कीड़े होते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, क्रुम बोलते हैं। मगर उस बात को यदि आप थोड़ा आगे बढ़ा दो तो ये कीड़े को वायरस भी बोल सकते हैं आप। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पिताजी की एक स्टूडेंट है, वो लंदन में रहती है, तो उसके फादर को 2022 में कोविड हुआ था, और वो हॉस्पिटल में थे, वेंटिलेटर पे थे, और रिकवरी में बहुत मुश्किल हो रही थी। कर सकते थे मगर जो श्वास को लंबा करना है वो उतना हो नहीं पा रहा था। फिर भी मेरे पिताजी ने, ओपी तिवारी जी ने उनसे कहा कि आप सूर्य भेदन की प्रैक्टिस करो। तो जब उन्होंने सूर्य भेदन की प्रैक्टिस करना शुरू की तो धीरे 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 उनको फायदा होने लगा। और यदि आप केवल धाम के फेसबुक पेज पे जाएंगे उसी दौरान, तो आप देखेंगे कि वो लड़की का टेस्टिमोनियल है कि उसको क्या रेकमेंड किया गया था और उसके फादर को कैसे फायदा हुआ उससे। तो इस हिसाब से यदि आप देखें तो सूर्य भेदन का ये बेनिफिट है। और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो रिसर्च ने बताया है कि जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, अंडर एक्टिव थायराइड, सूर्य भेदन उसके लिए भी अच्छा है। मगर सूर्य भेदन के प्रति कुछ कॉशंस हैं, स्पेशली लेडीज जो प्रेग्नेंट हों उनको सूर्य भेदन नहीं करना चाहिए। यदि मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड्स हैं, तो सूर्य भेदन नहीं करना चाहिए। यदि किसी को हाइपर थायराइडिज्म है, ओवर एक्टिव थायराइड है, तो सूर्य भेदन नहीं करना चाहिए। और यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, निषिद्ध नहीं है उनके लिए, मगर एक क्वांटिटी के ऊपर नहीं करना चाहिए। आज हम केवल 5 राउंड करेंगे तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, और हम कुंभक नहीं कर रहे हैं, तो सब कर सकते हैं। यदि 10 से ज्यादा होते तो ये कॉशंस और अप्लाई करते हैं। तो एवरीवन कैन डू इट नाउ, चिंता की बात नहीं है।
आप केवल ये ध्यान रखें कि प्राणायाम का जो प्रोटोकॉल है, हाँ, तो पेट अंदर, टाइटली नहीं, स्लाइटली, छाती को एंगेज करना है, सांस अंदर लेते हुए और सांस बाहर छोड़ते हुए। फ्लो ऑफ एयर जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए। उसकी वजह से हम हल्का सा उज्जाई की ध्वनि निकालेंगे, जिससे कि मन आपका देख सके ठीक है, जो मेरी श्वास है वो अनइंटरप्टेड है। एट फर्स्ट इंस्टेंस आपका एक्सलेशन इनहेलेशन से लंबा होना चाहिए, और अगर हो सके, इन बेस्ट केस सिनेरियो, आपका एक्सलेशन इनहेलेशन के डबल होना चाहिए। ये जो चीजें हैं प्राणायाम की, स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम की, ये हर एक स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम पे लागू होती हैं। देर इज नो एक्सेप्शन। और जो 8 कुंभक है, 8 प्राणायाम है, उनके नाम मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। वो सब स्लो ब्रीदिंग प्रोसेस, भस्त्रिका को छोड़ के, क्योंकि उसमें रैपिड ब्रीदिंग है, ये लागू होती है। एवरीवन ओके? सो 5 राउंड्स, और 5 राउंड के बाद आप आंख बंद करके शांति से बैठे रहें। यदि आपके घुटनों में दर्द हो रहा हो तो आप पैर अपने सीधे कर सकते। ठीक है? मैं मेट्रोनोम चालू कर देता हूं, जिससे कि आपको ये आभास रहेगा कि इनहेलेशन कितना है, एक्सहेलेशन कितना। 5 राउंड। 1 राउंड आपका जो है एज पर कैपेसिटी, एज पर कैपेसिटी। बस ये ध्यान रहे कि एक्सहेलेशन जो है इनहेलेशन से या तो लंबा हो या डबल। ठीक है? एक बात शायद मैंने कल बताई कि नहीं बताई, ये पाया गया है कि जब आपका एक्सहेलेशन इनहेलेशन से लंबा होता है, तो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एंगेज हो जाता है। पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, उसका मुख्य कार्य है कि आपको शांत करता है, आपकी हार्ट रेट को शांत करता है, आपकी ब्रीदिंग को शांत करता है, एक फीलिंग ऑफ कामनेस आती है। तो एक्सलेशन लंबा होना इनहेलेशन से जरूरी है। यदि आपका इनहेलेशन एक्सलेशन से लंबा होगा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंगेज हो जाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंगेज होता है, इट्स अ फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, पैनिक, हार्ट रेट बढ़ जाती है, श्वास बढ़ जाती है। इसीलिए शायद हमारे योगियों ने इंट्यूटिवली एक्सलेशन को लंबा और डबल रखा है इनहेलेशन। ठीक है? तो धीरे धीरे हम करेंगे 5 राउंड। मेट्रोनोम मैंने चालू कर दिया है, आंख बंद करें, पीठ सीधी, आंख बंद, forehead relaxed, a little smile on the face. Right.
यदि आपके 5 राउंड हो गए हों तो अपना हाथ अपने घुटने पे रख दें, आंख बंद रखें, पेट पे जो आपकी पकड़ है उसको छोड़ दें और केवल अपने श्वास पर ध्यान दें। यदि आपके 5 राउंड हो गए हों तो 2 मिनट के लिए शवासन में चले जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। आपके पेट पे जो आपकी पकड़ है उसको भी खुला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। अपने श्वास पे ध्यान दें। नाउ स्लोली ओपन योर आईज। आंखें खोलें। स्ट्रेच योर बॉडी। शरीर को स्ट्रेच करें। बाईं या दाईं तरफ मुड़ते हुए आराम से उठें, झटके से नहीं उठें। सब ठीक? ऑलराइट। स्माइल करना जरूरी है, सीरियस फेसेस जरूरी नहीं है। हाँ।
और स्माइल आ जाएगी तो सब भूल जाओगे। तो एक बात जैसे मैंने पहले कही कि प्राणायाम प्रगतिशील प्रैक्टिस है। कपालभाति के विषय में अपन ने उस बारे में बात की थी। स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम पे भी वो लागू होता है। यदि आप पहले दिन का याद करें तो मैंने कहा प्राणायाम इज नथिंग बट ट्रेनिंग ऑफ आवर ब्रेथ इन अ योगिक वे। अपने श्वास प्रश्वास प्रणाली को योगिक सिद्धांत के अनुरूप प्रशिक्षित करना ही प्राणायाम है। मगर चूंकि ये प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस है, ये सोचना चाहिए कि हम अपने श्वास को क्यों प्रशिक्षित कर रहे हैं। हम प्रशिक्षित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उस श्वास में ठहराव लाना है, उसको रुकाना है। और उस रुकाने को एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं कुंभक। हाँ, पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम का अर्थ ही होता है कुंभक। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। गति जो है अपने श्वास प्रश्वास की, उसमें विच्छेद करना, उसमें रुकावट लाना प्राणायाम। तो शुरुआत आप प्रशिक्षण से करते हो, अंत आप कुंभक से करते हो। ये स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस का प्रोग्रेशन है, उसकी यात्रा है। मगर ट्रेनिंग में हमें क्या करना है? तो यदि आप देखें, जब आपने शुरू किया होगा, जो लोग बहुत बहुत पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप नोट करेंगे कि हो सकता है शुरुआत में हम 3 सेकंड 4 सेकंड सांस अंदर लेते हो और 7-8 सेकंड बाहर छोड़ते हो। मगर जैसे ही आप रोज अभ्यास करोगे तो वो 3-4 सेकंड 5 में बदल जाते हैं, 6 में बदल जाते हैं। और स्वामी कुवलानंद जी के अनुसार जब आप 8 सेकंड का इनहेल कर सकते हो और 16 सेकंड का एक्सेल कर सकते हो एफर्टलेसली, तब अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर आप कुंभक के लिए तैयार। तो जो लोग कुंभक नहीं कर रहे हैं, करते हैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में, पहला उद्देश्य होता है कि हम अपनी श्वास को दीर्घ करें, लंबा करें 8 सेकंड तक। उसके लिए हमने बात कर चुके हैं कि उसके लिए छाती का उपयोग करना जरूरी है, नाक को इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं है। तो जितने धीमे से आप छाती बाहर अंदर ले जाएंगे, उतने धीमे से सांस अंदर बाहर आएगी। ठीक है। अब हमने सूर्य भेदन किया, और सूर्य भेदन का जैसे मैंने कहा एक असर ये होता है कि बॉडी हीट बढ़ जाती। तो जो लोग प्राणायाम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, एवरेज हेल्थ के हैं पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो सूर्य भेदन जो है शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय ए प्राणायाम जो आपको ठंडा करे। क्योंकि सूर्य भेदन गर्म करता है, तो एक प्राणायाम करना चाहिए जो आपको शीतलता दे, कूलनेस दे। और योग शास्त्र में वो प्राणायाम है, उसका नाम है शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम हमेशा सूर्य भेदन के बाद किया जाता है, स्पेशली जो लोग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से प्राणायाम कर रहे हैं। जो लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्राणायाम करते हैं उनके लिए ये जरूरी नहीं है, मगर जो हम लोगों के लिए जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ये जरूरी है। अब शीतली कैसे करते हैं? तो शीतली करने के लिए अपनी जो जिह्वा है, जुबान है, टंग है, उसको लेंथ वाइज फोल्ड करना और उसको अपने होठों से इतना बाहर लाना है जिससे कि वो दिखे। तो स्वामी कुवलानंद जी ने तो ये भी कह दिया कि 3/4 ऑफ एन इंच, 3/4 इंच के बाहर आनी चाहिए। और फिर जब हम श्वास लेंगे
जीभ से, जीभ के सरफेस से लेंगे, पर ये ध्यान रहे एफर्ट यहां से नहीं आएगी, छाती से ही आएगी। जब इनहेलेशन पूरा हो जाए, श्वास पूरी तरह से अंदर आ जाए, जबान को अंदर ले जाएं और मुंह बंद कर लें, और नाक से श्वास निकालने धीमे से। उज्जाई साउंड इज ओके इन द बिगिनिंग। ये ध्यान रखें कि आपकी श्वास जो आप एक्सलेशन है वो इनहेलेशन से लंबा है। ठीक है, एवन ओके। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, शीतली के जो फायदे हैं, अगेन अगर आप हठ प्रदीपिका पढ़ें तो उसमें लिखा है गुल्म प्लीहादिकान रोगान ज्वरम पित्तम क्षुधा तृषान। तो जो स्प्लीन होती है, स्प्लीन का जो इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। और जो ट्यूमर्स हम कहते हैं, ट्यूमर्स के लिए भी ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। और कुछ एनेक्डोटल रिसर्च, यानी साइंटिफिक रिसर्च नहीं, मगर कुछ स्टूडेंट्स के बारे में देखा गया है कि जिनको कैंसर था, एक नियमित रूप से शीतली करने के पश्चात उसमें श्रिंकेज आया है। हाँ? और बहुत बार ये भी देखा गया कि जिन लोगों को साथ कीमो हुई है और कीमो के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके लिए भी शीतली लाभदायक है। गुल्म प्लीहा दिकान रोगान ज्वरम, हाई फीवर में भी शीतली काम करती है। पित्तम, जिसको पित्त का विकार हो या हाइपर एसिडिटी हो, उसके लिए भी शीतली काम करती है। अनायास खाने की जो डिजायर होना, कि खाना है रात को, कुछ मीठा खा लेना है, कहते हैं ना कि अपना हाथ कुकी जार में डाल देना रात को और कुकी खा लेना, उसके लिए भी काम में आती है। और या अधिक जिसको प्यास लगती है, तृषान, उसके लिए भी ये काम में आती है। तो शीतली प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है हेल्थ पॉइंट ऑफ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं टाइम देखूंगा आपके लिए, और जब आपका आखिरी राउंड होने को होगा मैं बता दूंगा कि आप वो तो आंख बंद करें। सॉरी, एक और पॉइंट, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जबान को मोड़ नहीं सकते, तो उनके लिए एक प्राणायाम है सितकारी प्राणायाम, जो वेरिएशन है। तो वो लोग सितकारी से शीतली का लाभ ले सकते हैं, मगर केवल यदि आपकी जो जबान है वो मुड़ ना पाए। सितकारी में क्या होता है कि जो आपकी टिप ऑफ द टंग है, जो आपकी जिह्वा का अगला भाग है, उसको आपके जो नीचे के जो मसूड़े हैं, नीचे के दांत के, उसका सेंटर पॉइंट पे वो लगा दें और थोड़ा उसको पुश करें। उससे क्या होगा, आपकी जबान थोड़ी स्प्रेड हो जाएगी। और जब आपकी जबान स्प्रेड हो जाएगी तो मुंह बंद करके दांत साथ में लगा के जबान के सरफेस से आप सांस लेंगे। इफेक्ट उसका सिमिलर टू शीतली होता है। मुंह बंद किया, नाक से सांस निकाल दी, फिर। तो ये सितकारी। तो यदि आपसे शीतली ना हो तभी सितकारी करें, मगर यदि आप शीतली कर सकते हैं तो शीतली करें। एक बात ध्यान रखें कि आपकी जो जिह्वा है वो मुंह के बाहर आनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। किसी को कोई प्रश्न हो अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं।
और सांस धीरे से नाक से, ना रोल रोल में सीधे लेना हाथ में। मुंह को सिकोड़ना नहीं। देखिए हाथ लगाइए यहाँ, करें। धीरे, हाँ धीरे। यस, यस सर। अपनी पीठ सीधी रखें, पीठ को झुकाएं नहीं। ये आपका आखिरी राउंड रहेगा। इसके बाद आंख बंद करके बैठे रहिए। यदि घुटनों में दर्द हो रहा हो तो पैर सीधे कर लीजिए। थोड़े पैर हिलाइए, घुटनों को थोड़ा रिलैक्स करिए। कृपया अपनी आंखें खोल लें और आलती पालती मार के बैठ जाएं। अब हम एक छोटी सी ध्यान की विधि इंट्रोड्यूस करेंगे। कल से हम
ध्यान के क्षेत्र में थोड़े विस्तृत रूप से जाएंगे। तो आज उसमें खाली एक कुछ समय के लिए ध्यान की हम विधि देखेंगे। मैं आपको पहले विवरण कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या करना है, उसके बाद 5 मिनट के लिए केवल कोशिश करेंगे ध्यान में बैठने के लिए। पहले जो क्या करना है, अपने 5 श्वासों तक, 5 ब्रेथ्स तक अपने कान को आप बंद कर लेंगे और आपके श्वास और प्रश्वास के साउंड को सुनने की कोशिश करेंगे। सांस जब आप अंदर लेते हैं तो क्या साउंड आता है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो क्या साउंड आता है। यदि आप उस पर थोड़ा ध्यान दें तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो श्वास की ध्वनि होती है सो, और जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो श्वास की ध्वनि होती है हम। तो श्वास को अंदर लेने और बाहर लेने की प्रक्रिया में हम नेचुरली सो हम सो हम सो हम की ध्वनि निकालते रहते। हम इसके बारे में पता नहीं है, अवेयर नहीं है हम, मगर ध्वनि तो यही है। तो पहले 5 श्वास तक आपको ध्वनि सुननी है। नॉर्मल सांस, सांस को लंबा नहीं करना है, खाली सुनना है। 5 सांस श्वास के बाद अपने कान से अपने हाथ निकाल के घुटनों पे रख लेने हैं। और जब आप श्वास अंदर लें तो मेंटली, मानसिक रूप से चैंट करें सो, और जब आप श्वास बाहर छोड़ें तो मेंटली आप चैंट करें हम। और ये प्रक्रिया चलने दें आंख बंद करके। यदि मन यहाँ वहां जाए उसको सो हम पे वापस लाएं। ठीक है। मेडिटेट विद अ स्माइल, प्रैक्टिस विद अ स्माइल। ठीक है। क्योंकि अपने मैट पे आप सन्यासी हो और कुछ नहीं। मैट के बाहर जो भी है अलग बात, बट ऑन योर मैट यू आर सन्यासी। ठीक। आंख बंद करें एंड प्लीज बिगिन।
अब धीमे से अपनी आंखें खोल दें। हाथ नीचे ले आए। वैसे 6:30 बज गए हैं, मगर 4-5 मिनट के लिए भजन कीर्तन कर ले, ठीक रहेगा। फिर कुछ प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आंसर करूंगा। मगर भजन कीर्तन के बाद जिसको जाना हो, यू आर फ्री टू गो, बट इफ यू वांट टू लिसन टू द क्वेश्चंस, यू आर वेलकम टू स्टे। आई डोंट नो हु आर द क्वेश्चंस फ्रॉम। तो बड़ा छोटा सा ये भजन कीर्तन है। मैं एक लाइन गाऊंगा, उसके बाद आप गाएंगे, वही लाइन हम रिपीट करते जाएंगे। जय राम श्री राम, जय जय राम। 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 राम श्री राम, जय जय राम। जय 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 राम श्री राम, जय जय राम।
जय राम श्री राम जय जय राम, 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 राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम। 1 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखिए, शांति से बैठे रहिए। हम साथ में 3 ओम करेंगे। प्लीज इनहेल डीप। ओम। 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 शांति शांति शांति। नमस्ते, कल शाम को फिर मिलते हैं। इसी दौरान मैं कुछ क्वेश्चंस को ले लेता हूं। एज आई सेड, यू आर फ्री टू लीव अगर आपको कहीं जाना हो। सो पहला क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट इज शांति पाठ श्लोक कमिंग फ्रॉम? भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा या ओम सहना भवतु। ये टेक्स्ट आपको बहुत सारे उपनिषदों के प्रारंभ में मिल सकते हैं। बहुत सारे उपनिषद शांति पाठ से ही शुरू होते हैं, जैसे कि ओम सहना भवतु भद्रं कर्णेभिः, ये कठोपनिषद में भी मिलता है, ये कैवल्य उपनिषद में भी मिलता है, ये तैत्तरीय उपनिषद में भी मिलता है। तो ये उपनिषदों में से ये मंत्र आते हैं। कैन यू explain about jet lag and Kapalabhati? So in my own experience, मेरे experience में जेट लैग ओवरकम करने के लिए मुझे कपालभाति बहुत ही फायदेमंद हुई है। नॉर्मल डोज कपालभाति की, जैसे मैंने कहा, 3 टाइम्स 120 है, बट जब जेट लैग का सवाल आता है तो मैं उससे 3 या 4 गुना ज्यादा कपालभाति करता हूँ, और फिजिकल लेवल पे भी एनर्जी रहती है और मेंटल लेवल पे भी फ्रेशनेस रहती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। साइंटिफिक स्टडी नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हाट इज द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ सूर्य भेदन? तो मैक्सिमम सूर्य भेदन कितना करना चाहिए? तो मैं एकदम जनरलिटी में बता रहा हूँ, प्राणायाम के हिसाब से।
फॉर अ पर्सन ऑफ एवरेज हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ एवरेज है, कोई बीमारी नहीं है, कोई विकार नहीं है, और आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स के लिए करना है, तो 11 से 21 राउंड नॉर्मल है। जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं उनके लिए जो इक्वेशन है वो अलग है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है, प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान शनैर अशीत पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए कर रहे हैं तो प्राणायाम उनको 4 बार करना चाहिए, सुबेरे, मध्य दिन, सायंकाल और अर्धरात्र, मिडनाइट। उनकी डोज क्या है? हर सिटिंग में उनको 80 करने हैं, अप टू 320 अ डे। या तो ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है या केवल एक प्राणायाम के साथ भी, तो वो लिमिट अलग है, बट ओनली फॉर स्पिरिचुअल सीकर्स। बट जहां तक एवरेज लोगों का सवाल है, हम लोगों का सवाल है जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, 11 से 21 इज ओके। मगर एक बात ध्यान रखें कि इट हैज ऑलवेज टू बी फॉलोड बाय शीतली। शीतली अनिवार्य है सूर्य भेदन के बाद। What practices can be given to a student who's diagnosed with breast cancer lump, ready to go for surgery in a month? So इसमें पूछा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सी प्रैक्टिस अच्छी है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम a yoga person. The first advice should always come from your doctor. क्योंकि जहां तक कैंसर की बात आती है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सर्जरी इज एन ऑप्शन, कीमोथेरेपी इज एन ऑप्शन, और फिर रेडिएशन इज एन ऑप्शन। अगर आपके डॉक्टर ने आपके लिए प्रोग्राम रखा है तो जो कीमोथेरेपी होती है, इन कीमोथेरेपी द पर्पस इज कि हर सेल, कैंसर सेल को मारना है। उसमें आपके अच्छे सेल भी मर जाते हैं, बुरे सेल भी मर जाते हैं, मगर उस समय जरूरी होता है उस दौरान कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग न हो ड्यूरिंग कीमो। और इसीलिए जब हम प्राणायाम की बात सोचें तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद सोचें। जब कीमो, रेडिएशन के 1-2 महीने हो जाएं, उसके बाद प्राणायाम प्रभावी रहेगा। स्पेशली शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब कर सकते हैं। सूर्य भेदन आई वुड नॉट रिकमेंड आफ्टर कैंसर सर्जरी, बट शीतली, अनुलोम विलोम, उज्जाई, कपालभाति निषिद्ध नहीं है। आई विल ओनली स्टे अवे फ्रॉम 2 थिंग्स, वन इज भस्त्रिका एंड द अदर वन इज सूर्य भेदन। इस सिचुएशन में मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं लोगों को क्रिया, स्पेशली यदि आप वमन सीख सकें या आप वस्त्र धोती सीख सकें, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, स्पेशली कीमो के बाद, बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत का बाहुल्य होता है। उनको रिलीज करने के लिए क्रिया से अच्छा कुछ नहीं। तो षट क्रियाएं हैं, स्पेशली वमन, वस्त्र धोती, इवन कपालभाति फॉर दैट मैटर, बहुत अच्छी है। तो ये एक पहले 4 क्वेश्चन हो गए। दूसरा हुआ, इज देयर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर कार्डियक पेशेंट्स फॉर परफॉर्मिंग सूर्य भेदन प्राणायाम? तो कार्डियक पेशेंट्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? तो इसमें 2 पहलू हैं। डॉक्यूमेंटेड कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, however on the side of caution I would not recommend it to the cardiac patients. फिर एक और प्रश्न है, शायद ये कल का है, मुझे मालूम नहीं। इन सूर्य भेदन प्राणायाम, inhalation is from the right nostril only. Yes, in surya bhedan pranayam, inhale from the right, exhale from the left. प्राणायाम करते वक्त कोई भी नासिका हमेशा बंद होना किस बात का संकेत है?
ये प्रश्न में मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, मुझे और क्लैरिफिकेशन चाहिए। बट यदि मैं जितना भी समझा हूं, कोई संकेत नहीं है एक नॉस्ट्रल का बंद होना। बहुत बार नॉस्ट्रल्स जो हैं, हो सकता है कि बाहर के इन्फेक्शन की वजह से बंद हो जाएं। जैसे कि हमने पहले या दूसरे दिन बात की थी कि 24 घंटे के दौरान ये स्वाभाविक है कि एक नॉस्ट्रल आधा बंद होता है, दूसरा पूरा खुला होता है। फिर जो खुला होता है वो आधा बंद हो जाता है, जो आधा बंद होता है वो खुल जाता है। ये साइकिल चलती रहती है, या तो आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। इस बारे में हम बात कर चुके हैं। बट यदि आप नोट करें कि आपका राइट नॉस्ट्रल प्रिडोमिनेंटली खुला हो और लेफ्ट बंद हो सकता है ये इस बात का संकेत हो कि आपका थायराइड ओवर एक्टिव है। यदि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल पूरे टाइम खुला रहता है और राइट बंद रहता है, तो हो सकता है ये इस बात का संकेत हो कि आपका थायराइड अंडर एक्टिव है। ये खाली संकेत है, मगर इसको आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो एक ये होता है। मगर मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो विधि होती है नॉस्ट्रल खोलने की, वो प्रेशर अंडर द ऑपोजिट आर्मपिट आप डालोगे तो वो नॉस्ट्रल खुल जाएगा। हमारे यहाँ प्राणायाम कोर्स में आपको 25-30 में से एक स्टूडेंट हमेशा मिलता है जिसका नॉस्ट्रल कुछ भी एफर्ट करो, आर्मपिट के अंदर भी हाथ डालो तो नहीं खुलता। तो उनके लिए हम लोग आयुर्वेद का जो अणु तैलम होता है या नास्य ऑयल होता है, वो डालने का रिकमेंडेशन हम लोग करते हैं। हठ प्रदीपिका केवल धाम की पुस्तक में श्लोकार्थ में लिखा है। हाँ, केवल धाम की जो हठ प्रदीपिका है उसमें क्रिटिकल एडिशन है। केवल धाम का ही एक पब्लिकेशन है जिसकी हठ प्रदीपिका में 5 चैप्टर है। बाकी आप कोई भी हठ प्रदीपिका को उठा लें, उसमें केवल 4 चैप्टर है। और ये सिर्फ श्रेय इसका स्वामी कुवलानंद जी को जाता है, क्योंकि जो चौथा चैप्टर है उसके अंत में जो अपने लेख जो उसके रचयिता हैं, उन्होंने कहीं ये संकेत नहीं दिया कि ये पुस्तक समाप्त हो गई है। तो स्वामी जी का ये मानना था कि उस समय की जो शैली थी लिखने की, ये कहा जब कोई भी ऑथर अपनी ग्रंथ समाप्त करता था तो इति समाप्ति करके, इति संपूर्णम करके ग्रंथ में लिखते थे। मगर हठप्रदीपिका में नहीं लिखा था, तो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स और खोजी, तो उनको हठप्रदीपिका की मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली। हठप्रदीपिका मिली जिसमें 5 चैप्टर थे, और 5वें चैप्टर के अंत में ये कोलोफोन था, इति संपूर्णम। तो केवल धाम का क्रिटिकल एडिशन है और हर श्लोक का श्लोकार्थ दिया गया है। ये पुस्तक इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो बाकी का मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। और लैंग्वेजेस में भी ये ट्रांसलेट हुई है, चाइनीज में हुई है ये मुझे मालूम है। लोहार की ध्वनि के समान शीघ्रता से रेचक पूरक करने से कपालभाति होती है। सही बात है। वस्त्रावलोह कारस्य रेच पूरौच संभ्रमौ। तो वस्त्र के समान कपालभाति होती है। रेचक पूरक के समान करेंगे तो भी एब्डोमेन में मूवमेंट होता है। रेचक की गति स्पष्ट करें, पैसिव कैसे होगा? ग्रंथ में समान लिखा गया है, रेच पूरौच संभ्रमौ। अब आप सोचो, थोड़ा इसमें विचार करो। जैसे भस्त्र होता है, तो भस्त्र में से जब हवा बाहर निकाली जाती है तो एफर्ट की जाती है, और यदि आप उसको छोड़ भी दो तो अपने आप पूरी पोजीशन में आ जाता है। कपालभाति का यही सिद्धांत। दूसरा कारण यह है कि कपालभाति में कहा गया है कि कफ दोष विशोषण, कफ को निकालता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में से। अब आप लॉजिकली सोचो, अब हम सांस एफर्ट से बाहर निकाल रहे हैं, मानिए आपका कफ यहां अटका हुआ है, वो ऊपर जाएगा। सांस अपने आप आ रही है, अगर नीचे गया भी तो थोड़ा जाएगा। अब अगर आप दोनों चीजें एक्टिव कर रहे हो तो कफ ऊपर जा रहा है, फिर सांस अंदर ले रहे हो एफर्टफुली तो नीचे आ रहा है, वो बाहर जाने का प्रोविजन ही नहीं है उसका।
तो यदि आप गहराई से इस ग्रंथ को पढ़ें और फिर उसके ऊपर स्वामी कुवलयानंद जी की प्राणायाम की कमेंटरीज पढ़ें, तो स्वामी जी ने बड़े स्पष्टता से कहा हुआ है कि जो रेचक है वो एक्टिव है, पूरक जो है वो पैसिव है। और ये प्रोसेस जो है भस्त्र में भी होती है। अगर आप, जैसे मैंने कहा, भस्त्र में से यदि आपको हवा बाहर छोड़नी है तो एफर्ट लगेगी। अगर यदि आप उसको छोड़ भी दो भस्त्र को, तो वो अपने आप हवा अंदर ले लेता है, उसमें एफर्ट की जरूरत नहीं है। और कपालभाति यही प्रिंसिपल को फॉलो